कि एक लिक्विड में हम जानते हैं कि उन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव कोहेसिव फोर्स होती है, राइट। ये हमने पढ़ा है 11th-12th में स्कूल में, राइट। जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स वाला चैप्टर होता था उसमें हमने ये पढ़ा है कि एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव कोहेसिव फोर्स होती है। इस अट्रैक्टिव कोहेसिव फोर्स के कारण लिक्विड की सरफेस हमेशा स्ट्रेच्ड रहती है, राइट। और इस स्ट्रेच्ड फोर्स को सरफेस टेंशन कहते हैं। और इस सरफेस टेंशन के कारण ही लिक्विड जो है वो स्फेरिकल शेप, लिक्विड की जो बूंद होती है वो हमेशा स्फेरिकल शेप लेती है। जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, ये एक स्ट्रेच है, स्ट्रेचिंग। टेंशन आप समझते हो, टेंशन खींचने वाली फोर्स को कहते हैं। तो ये हमेशा ऐसी लग रही है जैसे कि सरफेस को खींच रहा हो कोई बल, और क्योंकि वो खींचेगा तो गोलाकार शेप लेगा, तो इसलिए लिक्विड का जो ड्रॉप होता है वो अपने आप स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारी एक थ्योरी है, राइट। तो ये क्यों होता है लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव कोहेसिव फोर्स होती है। उस कोहेसिव फोर्स के कारण जो लिक्विड ड्रॉप की सरफेस होती है वो हमेशा स्ट्रेच्ड रहती है। This stretch is called as surface tension, and due to this surface tension, the liquid drop always takes a spherical shape. इसी कंसेप्ट को वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फिजिक्स में लगाया और ये कहा कि न्यूक्लियस भी एक लिक्विड की ड्रॉप की तरह से होता है, जिसकी सरफेस जो है वो हमेशा स्ट्रेच्ड रहती है बाय ए सरफेस टेंशन, राइट। तो इस मॉडल से इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि जो न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस की सरफेस पर हैं, उन पर जो न्यूक्लियर फोर्स लग रही है वो डिफरेंट है उन न्यूक्लियॉन्स के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस की वॉल्यूम में है, यानी कि इंटीरियर में जो पाए जा रहे हैं। तो जैसे ये मैंने डायग्राम में दिखा रखे हैं, ये सरफेस पर जो न्यूक्लियॉन दिखाए हुए हैं, इन पर जो फोर्स लग रही है, न्यूक्लियर फोर्स लग रही है, वो डिफरेंट है देन जो फोर्स न्यूक्लियस के इंटीरियर में जो ये दिखाए हैं, वॉल्यूम में जो दिखाए हैं, उन पर लग रही है, राइट। तो इस फोर्स के डिफरेंस के कारण ही न्यूक्लियस जो है वो एक स्फेरिकल शेप लेता है, और ये वो तब तक रखता है जब तक न्यूक्लियस का मास नंबर आप जानते हो, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास नंबर तो वही होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जब तक मास नंबर कम है। तो यानी कि ये कम मास नंबर तक के न्यूक्लियस को तो एक्सप्लेन कर रहा है, नो प्रॉब्लम। और ये कह रहा है कि जो कम मास नंबर के न्यूक्लियस होते हैं वो सब स्फेरिकल शेप में होते हैं, बिकॉज इन दैट केस जो हमारी एनर्जी स्टेट्स हैं वो ज़्यादातर जो न्यूक्लियॉन्स हैं हमारे वो ग्राउंड स्टेट्स पर है। ग्राउंड स्टेट्स पर है मतलब ऊपर वाली स्टेट खाली है, क्योंकि न्यूक्लियॉन ज़्यादा नहीं है, भरे तो ये उसी नियम से जाएंगे ना जो ऊपर वाले नियम है। तो ऊपर वाली स्टेट खाली है, नीचे वाली स्टेट भरी हुई है। तो और जो सरफेस पर न्यूक्लियॉन है उन पर फोर्स डिफरेंट है जो वॉल्यूम में न्यूक्लियॉन है। तो इसलिए न्यूक्लियॉन एक स्फेरिकल शेप ले रहे हैं जब तक इनका मास नंबर कम है, राइट। लेकिन ये आप नीचे अब देखिए, जब न्यूक्लियस को में न्यूक्लियॉन्स को ऐड किया जाएगा तो न्यूक्लियॉन्स के ऐड करने से बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, राइट। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि न्यूक्लियर फोर्स ही न्यूक्लियर एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो न्यूक्लियॉन बढ़ाओगे न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगी, मतलब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। बाइंडिंग एनर्जी के बढ़ने के कारण न्यूक्लियस की जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड दिखाई है शेप, अब ये गोल नहीं रहेगी, गोल से थोड़ी हट गई, राइट। जब आप और एडिशन करेंगे तो ये इस शेप की आ जाती है, डम्बेल शेप हो जाती है, जैसे डमरू होता है उस टाइप का ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पर अनस्टेबिलिटी अटेन करने लग गया है, राइट, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बढ़ रहे हैं, हम हैवी न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब ये आप फर्दर करते हैं तो ये स्प्लिट हो जाएगा,
दो लाइटर न्यूक्लियाई में, और इस प्रोसेस में एक एनर्जी एमिट होगी जो हम अभी आगे पढ़ेंगे फिजन रिएक्शन के रूप में। तो ये फ्यूजन आप समझ में आ रहा है, फ्यूजन हैवी न्यूक्लियस ही क्यों दिखाते हैं, because heavy nucleus have more number of nucleons and their binding energy is very high, so they have a more instability, and due to this instability that split into the lighter nuclei। तो इस तरह हमारे दो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ इस लिक्विड ड्रॉप मॉडल को के थ्रू हम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं, और उसके लिए एक फॉर्मूला है वाइज-सैकर फॉर्मूला। ये जर्मन फिजिसिस्ट थे, राइट, वाइज-सैकर। इन वाइज-सैकर ने जो है एक फॉर्मूला बनाया बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए। ये वो वाला फॉर्मूला नहीं है जो हम सिंपली न्यूमेरिकल में लगाएंगे और जो आपने 12th में लगाया था, मास इफेक्ट निकाल के सी स्क्वायर से गुणा कर दिया था, वो नहीं है ये अलग टाइप का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में उन्होंने 4 टर्म्स ली बाइंडिंग एनर्जी को निकालने के लिए। एक टर्म तो उन्होंने ली सरफेस के लिए सेपरेट। सरफेस के लिए सेपरेट टर्म क्यों ली? क्योंकि जो सरफेस पर न्यूक्लियॉन्स हैं उन पर फोर्स डिफरेंट लग रहा है देन दोज न्यूक्लियॉन्स व्हिच आर इन द वॉल्यूम और इन द इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस। एक इन्होंने ली वॉल्यूम टर्म, राइट, और एक इन्होंने ली एसिमेट्री टर्म, और एक ली पेयरिंग टर्म। तो 4 टर्म से इन्होंने बाइंडिंग एनर्जी को निकाला, और इस फॉर्मूले को कहते हैं वाइज-सैकर फॉर्मूला। ये बंद होने वाला है, उसी लिंक को क्लिक करके दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया कौन से 2 मॉडल्स थे इनके? तो फर्स्ट इस तरह ये जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, ये हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होता है उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, जबकि जो फर्स्ट न्यूक्लियर शेल मॉडल है वो हैवी न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये इस तरह से चलता है कि जब तक मास नंबर कम है इट इज स्फेरिकल, एज यू इंक्रीज द न्यूक्लियॉन्स एंड बाइंडिंग एनर्जी इट डिस्टॉर्ट टू बिकम डम्बेल एंड फाइनली स्प्लिटेड। The reason of this is the force on the nucleons is not identical, it is more at the surface, and